हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम नवंबर 20 2021 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। फॉर एक्सेसिंग द डेली हिंदू एनालिसिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू मनु लॉ क्लासेस। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है अबाउट द फार्म लॉज, और हम सबसे ज़्यादा आज इसी पे फोकस कर देंगे। Along with that, the other important news is about the Samhati initiative by the Odisha government for imparting education in local language to tribal students. So let's start with the farm laws. So अभी news क्या है that on November 19 the Prime Minister has announced the repeal of the three contentious farm laws. ये three contentious farm laws जो थे वो क्या क्या थे? The first one was Farmers Produce Trade and Commerce प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अलाउ फार्मर्स टू ट्रेड देयर प्रोड्यूस आउटसाइड द एपीएमसी मंडीज। ये जो एपीएमसी होता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, इट इज़ अ कमिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को लाते हैं, देन दे सेल इट टू ट्रेडर्स, और फिर मंडी टैक्स यहाँ पे लिवाई होता है विच इज़ कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड द स्टेट गवर्नमेंट यूज दिस टैक्स फॉर रूरल डेवलपमेंट, क्रिएटिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सेकेंड लॉ है दैट वाज फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इसका एम क्या था? टू प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एट प्री डिटरमाइंड प्राइसेस। यहाँ पे होगा कि फार्मर्स और कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेयर फार्मर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे आएंगे जिसपे फार्मर्स को अपना प्रोड्यूस प्राइवेट प्लेयर को देना होगा। द थर्ड वन वाज एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। द एम ऑफ दिस एक्ट वाज टू नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्टॉक होल्डिंग लिमिट। क्या होता है कि पहले हमेशा एक स्टॉक होल्डिंग लिमिट होती है टू अवॉइड होल्डिंग इन द कंट्री, कि क्यों कितना स्टॉक होल्ड कर सकता है किसी भी एसेंशियल फूड आइटम्स का, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड एज होर्डिंग, एंड होर्डिंग इज इलीगल इन इंडिया। बट दिस एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, दिस रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टॉक होल्डिंग लिमिट एक्सेप्ट अंडर सर्टन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। नाउ अब इस बिल का अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखें, सो दिस बिल रिसीव द पार्लियामेंट रिसीव द assent of the president on September 27th 2020। September 15 और 22 के बीच में दिस बिल वॉज पास्ड बाय लोक सभा एंड देन बाय द राज्यसभा। इन राज्यसभा दिस बिल वॉज पास्ड बाय वॉइस वोट। उसके बाद द प्रोटेस्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम September 25 2020 across India by farmers। Then on 12th January 2021 the Supreme Court suspended the implementation of law and it set up the 4-member committee to look into the matters related to farmers. Then on November 19th 2021 finally it was announced that the law will be repealed. Now where the law will be repealed? The law will be repealed in the winter session of parliament. When the winter session of parliament is going to begin, please write me in the comment box. Along with that, the government has announced, our prime minister has announced that a committee will be formed with representatives from the central and state government to look into issues related to agriculture। कौन कौन से issues हैं? Zero budget farming, fertilizers, change in cropping pattern, transparency in establishing a minimum support prices और MSP। जीरो बजटेड फार्मिंग का मतलब कि एक ऐसा टाइप ऑफ फार्मिंग जिसमें इनपुट कॉस्ट बहुत ही कम हो या जीरो के बराबर हो। देन देयर इज एन इशू रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स, इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर विच हैज़ लेड टू वास्ट एग्रीकल्चरल लैंड्स लूजिंग देयर फर्टिलिटी, दैट इज अ चैलेंज गोइंग ऑन। देन द क्रॉपिंग पैटर्न, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब कि आप किसी एरिया में देखेंगे लाइक नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब, the cropping pattern is such which does not suit the local climate and which has severely impacted the groundwater level and land fertility. So one of the solution for that is change in cropping pattern, कि हम rice, sugarcane जैसे water intensive crop को हम एक ऐसे crop से replace करें जो ज़्यादा water intensive ना हो। These are called as change in cropping pattern। आपने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में
कि द गवर्नमेंट इन द लेटेस्ट MSP रिवीजन हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड द MSP फॉर पल्सेस एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल सीड्स ऑल्सो. सो ये सब जो चीज़ें हैं इट इज़ डन टू एनकरेज फार्मर्स टू हैव अ चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न. नाउ गवर्नमेंट ने कहा था कि यहाँ पे एक छोटा सा लाइन है जो फैक्चुअली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था ये 3 बिल लाने के लिए. इसके बारे में एडिटोरियल भी है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो गवर्नमेंट का इंटेंशन सिंपल था दैट टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू स्मॉल फार्मर्स हु कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ फार्मर्स इन द कंट्री फॉर एक्सेस टू मार्केट एंड गुड प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स. अब अगर हम APMC का अगर देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ क्रॉप्स प्रोक्योर्ड अंडर MSP अनाउंस करती है गवर्नमेंट. उसके बाद उसी प्राइस पे फार्मर्स अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेडर्स को बेचते हैं. बट अगर देखें स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MSP ऑन ग्राउंड, so it is in certain area and related to and restricted to certain crops only. Those crops are majorly wheat and rice and it is restricted to Punjab, Haryana and Northwest Uttar Pradesh. Now rest of the country अगर हम देखेंगे तो MSP का implementation ठीक से नहीं हो पाता है and most majority of the crops are left out of the MSP even though the government has announced the MSP price for that. So government ने कहा कि let's make a new market where private players will enter and they will give a remunerative price for the agricultural produce of 80% of small farmers in the country. तो दो टाइप के फार्मर्स होते हैं, एक होता है स्मॉल फार्मर्स, एक होता है मार्जिनल फार्मर्स. स्मॉल फार्मर्स मतलब जिसके पास जो लैंड होल्डिंग है वो 2 हेक्टेयर से कम हो, और मार्जिनल फार्मर्स का मतलब होता है कि लैंड होल्डिंग जिसका 1 हेक्टेयर से भी कम है. नाउ सम ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट टाइमलाइंस अगर हम देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है. इट इज़ December 11, 2020 when Bharatiya Kisan Union moves the Supreme Court against the 3 agricultural laws. Then January 12, 2021 Supreme Court stays the implementation of the law and appoints the 4-member committee. January 29, 2021 में गवर्नमेंट प्रपोज करती है टू सस्पेंड द लॉ फॉर अ ईयर एंड अ हाफ. ओके, and it sets up a joint committee to look into the farmers' demand, but this proposal was rejected by the farmers. Then July 22, 2021 करीब 200 protesting farmers they start up monsoon session parallel to Parliament's monsoon session which was called as Kisan Sansad. This Kisan Sansad it was held near the Parliament House. उसके बाद अक्टूबर 22, 2021 को गवर्नमेंट का एक सिग्निफिकेंट डिसीजन आया था रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट. ओके, आर्टिकल 19 यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट बट इट शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ अदर पीपल एंड हैज द पब्लिक रोड्स कैन नॉट बी ब्लॉक्ड इंडेफिनेटली. अब हम इसी इशू से रिलेटेड हम एडिटोरियल पे आज जाएंगे. नाउ दिस इज द एडिटोरियल. सो द डिफीट ऑफ हुब्रिस अ कन्फ्रंटेशन ऑन होल्ड. सो नाउ अभी ये आर्टिकल सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द होल इशू ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाई फार्मर्स हैव प्रोटेस्टेड एंड व्हाट डज इट मीन द रिपील ऑफ लॉ, तो ये आर्टिकल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इस आर्टिकल को हम अगर ब्रॉडली अगर देखें सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट. अब यहाँ से अगर आर्टिकल स्टार्ट होता है दैट रिफॉर्म्स इन 1991 केम. सो द रिफॉर्म्स वर देयर इन एवरी सेक्टर. तो जो एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म करने की बात हो रही थी, तो जो रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर था उस वक्त इट मेनली फोकस्ड ऑन मीन्स देयर वर सर्टेन इकोनॉमिस्ट हु वर फेवरिंग दैट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म शुड फोकस ऑन डिसमेंटलिंग द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स इन इंडियन एग्रीकल्चर विच वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द 1960s. जैसे कि आपको याद है, if we will see, the mid 1960s was the period when green revolution was introduced in India. High yield varieties of wheat crops and rice crops were introduced in India, and then new agricultural infrastructures like dams, canals, Bhakra Nangal project, all those were started over here. उसके बाद एक price mechanism भी start हुआ था which was called as minimum support price, which is announced before the
sowing season so that farmers are assured of the prices. Now when the 1991 came, so many economists thought that the institutional support structures in Indian agriculture, which was established in 1960, should be dismantled for allowing more private investment in agriculture and diversifying the Indian agriculture. These support structures are like prices, subsidies, credit, marketing, research and extension. Now this support system was crucial for India achieving food self-sufficiency in the country between 1960s and 1980s. अब यहाँ पे जो मेन फोकस था क्रिटिसिज्म का वो था APMC markets, that is Agriculture Produce Market Committee. So this Agriculture Produce Market Committee is established by the state government, and as I have already told, the mandi taxes which is obtained from the sale of produce in APMC is used by the state government for rural infrastructure development. So this was considered as the main impediment, main block for against the modernization of एग्रीकल्चर. क्यों? क्योंकि APMC के स्ट्रक्चर को बहुत ही रिग्रेसिव समझा जाता था कि यहाँ पे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, फार्मर्स को भी रिम्यूनरेटिव प्राइसेस नहीं मिलते हैं. ट्रेडर्स दे फॉर्म अ ग्रुप विच वर्क्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड देन दोज ट्रेडर्स सेल देयर प्रोड्यूस एट द हायर प्राइस and making consumers also to pay a very high price for agricultural produce. Then it was considered that how to overcome this agriculture produce market committee. Okay, so it was argued that कि अगर इंडिया को अपना क्रॉपिंग पैटर्न डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है, क्योंकि APMC में क्या होता था कि रिम्यूनरेटिव प्राइसेस सिर्फ राइस और वीट पे ही मिलता है. So farmers will be motivated to sell their produce on farmers will be motivated to grow wheat and rice. They will neglect other crops like pulses, oil seeds and vegetables. तो उससे क्या होगा कि जो pulses हैं, vegetables हैं और oil seeds हैं, they will be in scarcity, and in future what will happen that the demand will start increasing. अब इंडिया में ऐसा ही हो रहा है. जैसा कि हमने जो इन्फ्लेशन फिगर्स देखे लास्ट वीक में, तो हम क्या देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली ऑयल सीड्स का दाम, फैट एंड ऑयल, and then we are seeing vegetables and pulses, their prices are always high in the retail as well as wholesale market. अच्छा, second problem क्या होता है? Second है environmental problem related to this cropping pattern which is based on cereals like wheat and rice. Farmers, for increasing their output, they use the fertilizers indiscriminately, which is called as unbalanced use of fertilizer. So nitrogen का बहुत ज़्यादा use होता है, then that decreases the fertility of the soil, impacting the long-term return to the farmers. Okay, so that's why the APMC it was considered that let's dismantle the APMC and diversify the cropping pattern into export-oriented and high-value crops, and this mandi should be replaced by future markets, private markets and contract farming. Okay, अच्छा, second क्या था कि these APMCs they discriminate against the farmers by not allowing them to interact directly with the big corporate buyers and exporters. Okay, then it was decided that let's pass an act where a private market can be established without the approval of the local mandi or the payment of a mandi tax, and contract farming can be popularized. Hence the two acts which I have told earlier, Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020 and Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020 were passed. तो इनका जो अगर आप देखेंगे कि इनका एम क्या है, इनका दोनों एक्ट एक साथ काम करते हैं. द फर्स्ट एक्ट एम्स टू एस्टेब्लिश अ डिफरेंट मार्केट फ्रॉम APMC where farmers can go and sell their produce. The second is popularizing the contract farming. So they both go hand in hand with each other. Okay, and then the amendment to Essential Commodities Act 1955 was also passed so that private corporate investment can be incentivized into storage and warehousing. ठीक है, अब हम सेकेंड उस पर चलते हैं कि अब इसमें दिक्कत क्या है. हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं जो कि इतना हमारे लिए लुक्रेटिव नहीं हुआ है by delisting certain commodities from APMC. So Model Act 2003 was passed in by the Parliament of India
by the parliament. And what happened that Bihar annulled APMC in 2006. केरला कभी APMC एक्ट पास ही नहीं किया. महाराष्ट्र ने 2016 में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को APMC से डीनोटिफाई कर दिया. उसके बाद भी ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि सिग्निफिकेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना ही बिहार में गए, ना ही केरला में आए, ना ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्टर्स में महाराष्ट्र में आए. द नेक्स्ट इशू इज दैट द ऑथर इज सेइंग दैट पासिंग ऑफ द बिल was itself not constitutional. Why? Because center invoked entry 33 of the concurrent list to intervene in entry 14, 26 and 27 of the state list, and it also interfered with entry 28 of the state list. तो हम जब देखते हैं हमारा 7th schedule, the list, there are 3 lists: union list, state list and concurrent list. So in concurrent list, union and state both have the right to make the laws on it. On state list, barring certain exceptions, state government has the law, state legislature has the right to pass the law on those items. And then in the union list, it is the प्रोरोगेटिव ऑफ पार्लियामेंट टू पास लॉ ऑन दोज सब्जेक्ट्स. बट यहाँ पे क्या हुआ कि एंट्री 33 को इन्वोक किया गया और एंट्री 14, 26, 27 रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इसको यूज़ करके पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जो एक प्रोरोगेटिव है स्टेट लेजिस्लेचर का. नेक्स्ट इज दैट इसके बाद भी देयर हैज़ बीन सर्टेन प्रॉब्लम्स विद द लॉ. ये प्रॉब्लम क्या है इस लॉ के साथ साथ, तो एक एक करके इसको नोट करते जाइए. पहला प्रॉब्लम है मंडी टैक्स. अगर APMC को अगर हमने वीक किया तो स्टेट्स विल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर मंडी टैक्स विच इज यूज्ड टू इन्वेस्ट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके. द नेक्स्ट इज अबाउट द स्मॉल फार्मर्स. अगर APMC को हम ब्लेम करते हैं कि दैट APMC हैज निग्लेक्टेड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द 80% ऑफ द फार्मर्स हु आर स्मॉल फार्मर्स हैविंग द होल्डिंग्स लेस देन 2 hectares, will private market will be able to solve this? So we don't have any answer over there. Second है about the grievance redressal mechanism for contract farming. Contract farming में क्या होगा कि 2 players होंगे. Now what will happen when there will be farmers, there will be a corporate sector. अगर farmer को pricing के ऊपर कुछ grievance हो गया, so the mechanism provided by the law is not related to द यूजुअल मैकेनिज्म. यहाँ पे सिविल कोड को पावर नहीं दिया गया है. जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे देयर वाज द ऑब्लिटरेशन और डिस्ट्रॉइंग कंप्लीटली ऑफ द पावर ऑफ सिविल कोड्स एंड इट वाज सब्स्टिट्यूटेड विद अ वीक मैकेनिज्म लेड बाय सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट. तो फार्मर्स को ऐसा लगा कि यहाँ पे हमारे राइट्स को थ्रेटन किया जा सकता है. उसके बाद फार्मर्स के बीच में एक हमेशा से फियर या सस्पिशन रहा था कि इट मे हैपन दैट प्राइवेट सेक्टर्स इन फ्यूचर after the weakening of APMC can dominate us and can dictate price to us. Okay. The next was कि farmers ये चाहते थे हमेशा कि MSP को legal right मिले and instead of contract farming the government should promote farmer friendly organizations such as cooperatives or farmer producers companies to solve the agricultural problem in India. The next is about why the farmers protest started from Punjab, Haryana and Northwest Uttar Pradesh. Because if you will see, the mandis have deep root in the local economy and society of Punjab, Haryana and Northwestern Uttar Pradesh, and hence the protest started from Punjab and slowly it engulfed these 3 important areas. Now, what is the outcome of this farmer protest which took place for more than 1 year? So see, the agitation has led to a positive politicization of several agrarian demands which includes need for stable markets and remunerative prices, जो बहुत important है. doubling the farm's income, जो goal भी है government का. उसके बाद a confidence has grown that community struggles matter and even aggressive government can be made to kneel, and a new rural mobilizations around demands to address the larger and persistent agrarian crisis are likely to emerge and grow. इसका मतलब कि farmers movement in future can dominate the political arena in country. The next important editorial for us is a law should not be interpreted in a way that destroys the intent behind them. ये कल के न्यूज़पेपर में न्यूज़ था where the Bombay High Court had given a judgment which was overturned by Supreme Court. So Nagpur bench of the Bombay High Court
had acquitted a sexual assault offender on the basis that the child victim was abused upon the cloth and there was no skin to skin contact made. Now it went against the provisions of section 7 of the Protection of Children from the Sexual Offence Act, which pertains to sexual assault in a children, and the Supreme Court says that easily should be concluded in such a way that the sexual intent matters whether the sexual offence takes place or not. But the Nagpur bench of the High Court had interpreted in such a way that it concluded that the acts for which the accused were charged did not amount to sexual assault. Now this is the case study about the seizure of heroin at the Mundra port last month. So we are going to just look at the important information over here. So we will see that apart from that, Gujarat Anti-Terrorist Squad, they have arrested 6 persons and seized 144 kg of heroin worth rupees 700 crore. Then this drug consignment came apparently from Pakistan and delivered mid-sea of the गुजरात कोस्ट. फाइन. अब यहाँ पे जो एक मोडस ऑपरेंडी इनका होता है वो देखिए कैसे कैसे यूज़ करते हैं. चेन्नई में एक अल्प्राजोलम करके एक ड्रग होता है विच इज़ अ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस. इट वाज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू यूएस इन द नेम ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन. DRI ने, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पाया कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर है एक जयपुर में जो इसको पूरा मैनेज कर रहा था. फाइन. अब इसको हम कैसे ओवरकम कर रहे हैं. सो वी आर गिविंग रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस गवर्नमेंट मीन्स फॉर द पुलिस एंड अदर एंटी ड्रग ट्रैफिक एजेंसीज. देन द हैदराबाद बेस्ड सेंटर फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी स्टडीज said that there needs to be coordination and cooperation between several agencies to effectively tackle the drug trafficking menace. यहाँ पे एक इजरायली और यूएई सिक्योरिटी मॉडल्स की बात हो रही है. हमको उन्हीं की लाइन पे अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर फोर्सेस लाइक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेज ऑफ द कंट्री अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर एंड टेक गैजेट्स. नाउ the next news, post NEP Odisha all set to teach in tribal language. So National Education Policy 2020, okay, now it proposes that from class 1 to 5 instruction should be provided in local language or mother tongue. अब इसके लिए ओडिशा ने the STNSC Development Department of State Government of Odisha has started working on a project called Samhati to address the language issues faced by tribal students in early grades or elementary classes. इसमें the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Research and Training Institute along with Academy of Tribal Language and Culture Bhubaneswar, they are implementing these projects. Then तैयारी कितनी हो चुकी है इसमें. So as many as 3,320 teachers and 222 language teachers are in place to impart teaching in tribal languages. ओके. नाउ उड़ीसा का जो एक प्रॉब्लम देखिए कि उड़ीसा में बहुत डाइवर्स और आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं जो 21 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं 74 डायलैक्ट्स में. देन ऑल्सो द उड़ीसा गवर्नमेंट इज़ प्रिपेयर्ड टू इम्प्लीमेंट द सिग्निफिकेंट प्रोविजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. नाउ over here again coming to error corrected, some of the information I want to add. International Children's Day is annually observed on 20th November and this is celebrated to commemorate the Declaration of Rights of the Child by UN General Assembly in 1959. Then here it has been mentioned the UN Convention on the Rights of Child. So the UN Convention on the Rights of Child, it defines the child as any human being under the age of 18 years. Next is it was signed on 20th November 1989 and it came into force in 1990. Then there are 2 optional protocols in the United Nations Convention on the Rights of the Child. Means countries can adopt them accordingly. The first is children to in military conflict, so safeguarding the rights of children in military conflict, that is the first optional protocol. And the second optional protocol is banning the sale of
children, child pornography, and child prostitution. Now, this news we have already done about the Rashtriya Raksha Samarpan Divas, which was held in Jhansi. Jhansi is one of the node of UP Industrial, in UP Defense Industrial Corridor. There, some announcements were made, important announcements. So let's see. The first was the indigenously built light combat helicopter was dedicated to Air Force. What is the significance of this light combat helicraft? It is a 5.8 ton class combat helicraft, only attack helicopter in the world that can land and take off at an altitude of 5,000 feet, and it will be deployed along the line of actual control with China, where already Apache helicopters have been deployed. Then the next is the launch of rupees 400 crore project by Bharat Dynamics Limited for the manufacture of propulsion system of anti-tank guided missile. Now this 3-day Parv is organized by the Ministry of Defense and Uttar Pradesh jointly. Now the next important news is that several schemes of the Defense Ministry was launched on the 193rd birth anniversary of Jhansi Ki Rani. The Prime Minister has also handed over DRDO designed and Bharat Electronics Limited manufactured advanced electronic warfare suits to Navy. उसके साथ साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, ओपनिंग ऑफ 100 सैनिक स्कूल्स जहां पे अब गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशन वांट्स प्रूफ ऑफ पेंग्स वेलबींग. तो हमने देखा था कि कुछ दिन पहले चाइनीज टेनिस स्टार पेंग शॉल, शी हैड मेड एन एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट द फॉर्मर वाइस प्रीमियर. Now, the United Nations Human Rights Office has called for a fully transparent investigation into former Grand Slam double champion claim against Zhang Gaoli. Okay. The next is India-funded Jaffna Cultural Center awaits inauguration. So, after 2 years of the construction, still the India-funded Jaffna Cultural Center in Sri Lanka's northern province awaits inauguration, and there is still uncertainty over there. The structure includes 11 floors and facilities including the auditorium, and it can seat 600 people along with the conference hall and amphitheater and the digital library. It was completed in early 2020. Now the center, it was envisaged as a public space to promote peace and foster the cultural heritage of Jaffna, and there was a memorandum of understanding signed between Government of India and Sri Lanka in 2014 during the Prime Ministership of Mahinda Rajapaksa's second term as President, and it should have been handed over to Jaffna Municipal Council. Then Japan has unveiled $490 billion stimulus package, which is the world's third largest economy, to shore up the country's patchy pandemic recovery. Then the next is UK moves to ban Hamas as a terrorist organization. So showing support for Hamas in Britain could be punished with 14 years in prison if the government succeeds in banning the group as a terrorist organization. ठीक है ना. Now why Hamas is is such a danger? So we will see. Hamas has significant terrorist capability, including access to extensive and sophisticated weaponry as well as terrorist facilities. और ब्रिटेन में कोई भी अगर हमास को सपोर्ट दिखाएगा, so they can be sent to prison for 14 years. Next is the US authorizes COVID-19 booster shots for all adults. So the Pfizer and Moderna, दो COVID-19 वैक्सीन बूस्टर्स को यूज़ किया जाएगा for people aged 18 and above by the Food and Drug Administration. अब देखते हैं कि इसके डोसेस कितने होंगे. तो फाइजर वैक्सीन का डोज होगा 30 माइक्रोग्राम, देन मॉडर्ना का होगा 50 माइक्रोग्राम. देन द नेक्स्ट न्यूज इज ऑस्ट्रिया टू मेक जैब्स मैंडेटरी. सो ऑस्ट्रेलिया ऑन फ्राइडे became the first EU country to announce that it will make now COVID-19 vaccine mandatory, and it will impose partial lockdown from next week. Then deforestation in Amazon, which is called as world's lung, has increased to 15-year high, that is 22% jump from the prior area. This has been monitored by the National Institute for Space Research PROS monitoring system. So that she is showing that Brazil Amazon forest has lost 13,235 square kilometer of rainforest in just 12-month period.
ओके, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि एक सिंगल ईयर में 10,000 से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अमेजोन फॉरेस्ट हैज़ बीन लॉस्ट। नाउ यहाँ पे देवास एक मॉरिशियस की कंपनी है, उसके शेयर होल्डर्स ने कहा है कि दे विल कंटिन्यू टू लुक टू एयर इंडिया एज एन अल्टर ईगो ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड they have won a suit, an arbitration suit against that, and they will going to sue to recover their dues by getting the Air India assets in Mauritius and other countries। तो उन्होंने एक आर्बिट्रल अवार्ड जीता है $111 मिलियन का under the India Mauritius bilateral investment treaty, and shareholders have won the sums totaling in excess of $1 billion across multiple awards against India। तो ये जो डील था 2011 में, द स्टेट ओन्ड एंट्रिक्स कॉर्प दे हैड कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट विद देवास विच रिजल्टेड इनटू दिस लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड देन द इन्वेस्टर्स दे सूड अगेंस्ट इंडिया एंड दे वन द आर्बिट्रेशन सूट, एंड नाउ दे आर सेइंग दैट दो एयर इंडिया इज नाउ सोल्ड टू टाटा but still they are going to assert that Air India's sale to Tata does not impact his petition seeking the seizure of airline assets to recover their arbitration won against it। पहले भी ब्रिटिश फर्म केन एनर्जी ने यूएस में और फ्रांस में सूट फाइल किए थे टू रिकवर देयर ड्यूज, बट इट ड्रॉप्ड ऑल द सूट्स वंस द गवर्नमेंट रिपील्ड द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉ। देन यहाँ पे एक जीएसटी मीटिंग हुई थी लखनऊ में, जीएसटी काउंसिल की। वहाँ पे जो अपैरल्स के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो 7% से 5% से 12% कर दिया गया था। सो नाउ द सेंट्रल नोटिफिकेशन विच विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम जनवरी नेक्स्ट हैज़ कम एज अ ब्लो टू MSME textile and clothing units। So that's all for today. We will meet next week again. Till then, have a nice day. Take care. Happy weekend. Thank you.